नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार लक्ष्य अकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि सबसे पहले मैं उन लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, पसंद किया, लाइक किया। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आशा है कि आप लोग हमारे चैनल को पसंद करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। अगर आपको चैनल हमारा पसंद आए तो प्लीज़ एक बार अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को हिंदी के अंतर्गत वर्णमाला चैप्टर में आप लोगों को वर्णमाला में स्वर और व्यंजन के बारे में बताया। आज मैं आप लोगों को समास के बारे में बताएंगे और जो आपको पूरी संपूर्ण जानकारी कम समय में देने की कोशिश करेंगे, कम से कम समय में, कि अच्छे से अच्छा आप लोगों को बताया जा सके। तो देखिए, समास क्या होता है। समास को समझने के पहले हम सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझेंगे कि समास है क्या। दो पदों का ऐसा सापेक्षीकरण अर्थ ना बदले, अर्थ धारण करे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि दो पद ऐसे हों जिनको सापेक्षीकरण किया जाए, अर्थात उनको छोटा करके बताया जाए और उनका क्या हो, अर्थ भी ना बदले और वो समान अर्थ में भी रहें, जिसको हम क्या कहेंगे, समास कहलाता है। ठीक, समास में मान के चलिए ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 चीज़ें होती हैं। जैसे इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, सापेक्षीकरण कह सकते हैं, घटाना कह सकते हैं, संक्षिप्त करना कह सकते हैं और कम करना कह सकते हैं। यानी समास को सापेक्षीकरण का मतलब छोटा करना, घटाना किसी चीज़ को काट छाट करके घटाना यानी छोटा करना। किंतु घटाने का मतलब ये नहीं कि घटाओ, तो घटाने का मतलब ये है कि घटाने के बावजूद भी अर्थ जो है वो समान रहे, है ना, उसको हम क्या कहेंगे, समास कहेंगे। जैसे कि हम कह सकते हैं राजा का पुत्र। राजा का पुत्र अर्थात क्या हो जाएगा, राजपुत्र। यानी राजा का पुत्र अर्थात क्या हो जाएगा, राजपुत्र। अब देखिए, यहां पर डिफिनीशन में ये बताया गया कि सापेक्षीकरण करना अर्थात कम करना। तो जैसा ये चीज बताया गया है कि राजा का पुत्र, है ना, राजा का पुत्र अर्थात इसको हमने सापेक्षीकरण किया समास में, तो क्या हुआ, राजपुत्र, है ना। इसको काट छाट करके छोटा किया, राजपुत्र। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि समास को समझने के लिए हम इसके प्रकार को पढ़ेंगे। समास वैसे कितने प्रकार के होते हैं, वैसे तो समास 4 प्रकार के होते हैं, किंतु इसमें 2 समास और सम्मिलित किए गए, जिसके वजह से ये 6 प्रकार के माने जाते हैं। यानी प्राचीन समय में कुछ विद्वान जो होते द्विगु और कर्मधारय समास को जिस तत्पुरुष समास में जोड़ा था, ठीक, उसके चलते हुए उस समय 4 समास थे, लेकिन वर्तमान समय में इनको हटा करके अलग कर दिया गया। तब ये समास कितने प्रकार के होंगे, 6 प्रकार के। तो समास हमारे कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के हैं। आइए हम इनको बारी बारी से विस्तार रूप से हम समास के बारे में पढ़ेंगे कि द्विगु समास और तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययी समास, द्वंद्व समास, ये सब क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, समास के भेद। समास के भेद। समास के भेद कितने होते हैं, हमने बताया आपको 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, समास 6 प्रकार के होते हैं। एक होता है द्वंद्व समास, नंबर 1 क्या है हमारा, द्वंद्व समास। नंबर 2 हमारा क्या है, तत्पुरुष समास। नंबर 3 है हमारा आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। और चौथा है अव्ययी समास। अव्ययी समास। और नंबर 5 है
कर्मधारय समास, कर्मधारय, कर्मधारय समास। और नंबर 7 है द्विगु समास। द्विगु समास देखिए, समास हमारे कितने 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष, यहां तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। ये हमारे 6 प्रकार के होते हैं। हमने क्या बताया कि पहले प्राचीन समय में हमारे कितने होते थे, ये 4 प्रकार के समास होते थे, यानी प्राचीन समय में। वर्तमान समय में कर्मधारय और द्विगु समास को जोड़ दिया। ये किसका पार्ट है? तत्पुरुष समास का ये पार्ट है। तत्पुरुष समास से निकले हुए कर्मधारय और द्विगु समास तत्पुरुष समास के निकल करके आए हैं। सबसे पहले हमारा तत्पुरुष समास, फिर तत्पुरुष से कर्मधारय निकला, कर्मधारय से द्विगु समास निकला, है ना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास से हमारा क्या निकला? कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। और कर्मधारय से हमारा क्या निकला? द्विगु समास। तो वर्तमान में हमारे ये 2 समास जो निकले, तो हमारे कितने हो गए? 6 प्रकार के हो गए। तो इनको सबसे पहले हम किससे पढ़ेंगे? द्वंद्व समास से। आइए देखते हैं द्वंद्व समास क्या है। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या है? द्वंद्व समास के बारे में हम पढ़ेंगे। द्वंद्व समास में देखिए, इसमें क्या होता है कि जो इसमें क्या होता है, 2 पद हो, दोनों पद क्या होते हैं? दोनों, यानी दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होता है? दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। अच्छा, अर्थात देखिए दोनों पद क्या होते हैं। देखिए हमेशा क्या होता है कि समास को बताने से पहले हम छोटी सी बात का आपको बताना भूल गए हैं। देखिए समास को समझने के पहले हम इसको समझेंगे कि ये पद, समास में पद कहाँ से आते हैं। तो क्या होता है, इसमें मेन चीज एक होती है पद की प्रधानता, पद की प्रधानता, है ना। इसमें होती है पद की प्रधानता। तो पद की प्रधानता में क्या होता है, इसमें 2 प्रकार के पद होते हैं, यानी 2 पद होते हैं। एक क्या होता है? प्रधान खंड, और हमारा दूसरा क्या होता है? गौड़ खंड। इसमें 2 पद होते हैं, यानी इसमें समास में क्या होता है? पद की प्रधानता होती है, पद की प्रधानता होती है। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है? प्रधान 2 पद होते हैं, एक प्रधान खंड, एक होता है गौड़ खंड। प्रधान खंड क्या होता है? प्रधान खंड में क्या होता है? मुख्य अर्थ पर मतलब बल पड़ता है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है मुख्य अर्थ पर बल पड़े। देखिए प्रधान खंड में क्या होता है? मुख्य अर्थ पर बल पड़े। गौड़ खंड में क्या होता है? गौड़ खंड में होता है कि मुख्य
खंड यानी मुख्य खंड यानी मुख्य अर्थ पर, है ना, मुख्य अर्थ पर बल ना पड़े। देखिए मुख्य अर्थ पर बल ना पड़े, ठीक है। और इसमें क्या होता है, देखिए इसमें प्रधान खंड में क्या होता है, एक होता है पूर्व पद। क्या होता है, पूर्व पद, जिसको क्या बोलते हैं, पहले का, इसको क्या बोलते हैं, पहले का। इसमें क्या होता है, उत्तर पद। इसमें क्या होता है, उत्तर पद। उत्तर पद यानी क्या होता है, उत्तर पद अर्थात बाद का। देखिए द्वंद्व समाज को समझने से पहले हमने क्या बताया था, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा समास आपका जो है पद की प्रधानता पे ही डिपेंड करता है। पद की प्रधानता का ही जिक्र इसमें होता है कि पद की प्रधानता क्या होती है। समास में पद की प्रधानता ही बताई गई है। तो पद की प्रधानता में दो पद होते हैं, एक होता है प्रधान खंड, दूसरा क्या होता है, गौड़ खंड। प्रधान खंड का मतलब ये होता है, प्रधान जैसे ही नाम से ही लगता है, जो मेन होता है ना। गौड़ मतलब नगड़, है ना। तो क्या होता है, प्रधान खंड का मतलब होगा मुख्य अर्थ पर बल पड़े। जो मुख्य अर्थ होता है उस पर बल डालता है ना। और गौड़ खंड क्या होता है, उस पर मुख्य अर्थ पर बल नहीं पड़ता है। पूर्व, इसमें क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है, पूर्व पद का मतलब होता है पहले का पद। पूर्व पद का मतलब पहले का पद। इसमें दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और दूसरा क्या होता है, उत्तर पद। तो पूर्व पद का मतलब होता है पहले का और उत्तर पद का मतलब होता है बाद का। तब आइए हम अब इस द्वंद्व समाज को जब समझेंगे, जब इतनी चीज हम समझेंगे तो हम जितने भी समास पढ़ेंगे जो 6 प्रकार के होते हैं, उन समास को जब हम पढ़ेंगे तो हमारी ज्यादा समझ में अच्छी तरह से आएगा। जब इसके बारे में हम नहीं जान पाएंगे तो थोड़ा समझने में कंफ्यूजन होगी। क्योंकि जैसे हमने यहाँ पर लिखा था दोनों पद प्रधान होते हैं, तो दोनों पद आपको समझ नहीं आता कि पद होते क्या हैं, तो कैसे समझेंगे। तो इसीलिए ये चीजें हमें बताना जरूरी था। तो दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होता है, द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर बेटा दे। देखिए दोनों पद क्या होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। चाहे वो कौन सा पद, प्रधान खंड हो या गौड़ खंड। इसमें क्या होता है, दोनों पद क्या होते हैं, अपने आप में प्रधान होते हैं। ना कोई गौड़ होता है और ना कोई मुख्य होता है। तो इसमें क्या है, दोनों पद प्रधान होते हैं, है ना। तो इसमें क्या है कि यानी दो खंड हैं। जैसे कि हमने क्या लिखा, प्रतिस्पर्धा, है ना। क्या लिखा, प्रतिस्पर्धा, है ना। प्रतिस्पर्धा। अब इसमें देखिए दो खंड क्या है हमारा, एक खंड है का और एक खंड है का ख, है ना। क ख, है ना। तो ये क्या है, ये भी मुख्य है और एक भी क्या है, मुख्य है। कहने का मतलब है दोनों खंड जो है वो हमारे इसमें क्या है, मुख्य है, प्रधान है। ठीक, पद, दोनों पद क्या है, प्रधान है, मुख्य है। जैसे आइए देखते हैं इनको हम पहचानेंगे कैसे और कैसे जानेंगे। देखिए द्वंद्व समास में सबसे पहले इसमें और, अथवा, एवं, इसकी पहचान ये होती है। देखिए ये हम एक लॉजिक लगा के बात बताते हैं कि ताकि आप लोगों को एक कैसे इसको पहचानेंगे। तो एक समझ लीजिए एक पहचान होती है इसकी, और ये पहचान है, पहचान हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा ये द्वंद्व समास है। तो एक पहचान हमने इसको बनाया है कि हाँ हम कैसे इसको पहचानेंगे। तो इसमें पहचानने के लिए आपको क्या करना है, देखिए इसमें होता है, इसमें और का जिक्र हो। कौन हो, और का जिक्र। और किसका हो, अथवा एवं का जिक्र हो, या और एवं, सॉरी यहां पर दिखेगा नहीं, या एवं। यानी
इसमें और अथवा या एवं का जिक्र हो वो हमारा क्या है, द्वंद्व समास है। अब आप समझेंगे कि और या और एवं का मतलब क्या होता है, तो आप आगे देखिए, जैसे होता है भाई बहन, क्या होता है, भाई बहन, भाई बहन। तो अगर भाई बहन को हम कहेंगे तो क्या कह सकते हैं, भाई बहन का मतलब क्या है, भाई और बहन, भाई और बहन, है ना, भाई और बहन कह सकते हैं ना, भाई और बहन। तो जैसे क्वेश्चन में कैसे आता है कि भाई और बहन कौन सा समास है, तो आप तुरंत पहचान जाइए कि ये हमारा कौन सा है, द्वंद्व समास है, क्योंकि इसमें और या एवं होता है। ठीक है, और इसमें क्या है, पद दोनों, क्या हमने पहले ही बताया आपको, पद क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। तो प्रधान है कि नहीं है, जैसे भाई और बहन ये दोनों प्रधान है कि नहीं, अपने आप में प्रधान है, क्योंकि ये तो ना गौड़ है, कोई ऐसा दूसरा पद कोई इसमें गौड़ तो है नहीं, दोनों मुख्य हैं, यानी दोनों प्रधान हैं। और जैसे क्या कह सकते हैं, गंगा, गंगा यमुना, गंगा यमुना, तो इसको हम लिख सकते हैं गंगा, गंगा एवं यमुना, ऐसे भी लिख सकते हैं गंगा एवं यमुना, और ऐसे भी कह सकते हैं गंगा और यमुना, है ना, और भी लगा सकते हो, और ऐसे भी कह सकते हैं गंगा एवं यमुना। पाप पुण्य, क्या है, पाप और क्या है, पुण्य, पाप पुण्य। तो पाप पुण्य का हम ऐसे कह सकते हैं पाप एवं पुण्य, पुण्य या पुण्य, है ना। तो देखिए पहचान में हमने क्या बताया, और अथवा या और एवं, तो ये सब चीजें अगर आती हैं तो हमारा क्या है, द्वंद्व समास है ना। जैसे आचार विचार, है ना, जैसे आचार, है ना, आचार विचार, तो आचार विचार को हम क्या लिखेंगे, आचार एवं विचार, है ना, है ना, आचार एवं विचार, आचार एवं विचार, नहीं आचार एवं विचार, तो क्या लिखेंगे, आचार, आचार एवं विचार, है ना। और क्या लिखते हैं, जैसे दाल भात, तो दाल भात, तो क्या लिख सकते हैं, दाल अथवा भात। एक चीज क्लियर हुई, दाल अथवा भात, कहने का मतलब है कि ये सब चीजें हैं, और अथवा या एवं, है ना। तो हमने आपको सारे प्रकार के मतलब एग्जाम्पल बता दिए हैं जिसमें सबका यूज होता है। और जैसे हानि लाभ है ना, अंदर बाहर है, हाँ, हानि लाभ, भाई बहन, गंगा यमुना, माता पिता, पाप पुण्य, आचार विचार, दाल भात, रोटी सब्जी, ये सब हमारे क्या है, द्वंद्व समास है ना। द्वंद्व समास जी में क्या है, दोनों पद प्रधान हों। ठीक, तो अब ये हमारा ये द्वंद्व समास है। तो हमारे हिसाब से आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, आगे अगला समास हमारा है अगला समास हमारा है, अगला समास देखिए, समास जो है हमारा, इसमें देखिए कुछ, हाँ, इस समास के बारे में कुछ विशेष शब्द भी होते हैं, कुछ विशेष शब्द भी होते हैं, तो विशेष भी देख लीजिए। अगला समास पढ़ने से पहले कुछ विशेष शब्द होते हैं, है ना, कुछ विशेष होते हैं। तो विशेष क्या है इस समास में, जैसे लिखा हो धर्मा, धर्मा धर्म, धर्मा धर्म, धर्मा धर्म, ठीक, पाप पा पाए, पापा पाप, पापा
पापा यानी हाँ पापा पाप, और एक होता है लाभा लाभ, लाभा लाभ। देखिए कुछ समास में ऐसे शब्द आ जाते हैं जैसे कहें धर्मा धर्म, पापा पाप, लाभा लाभ। इसमें पूछ लेता है कौन सा समास है। ये देखिए अब विशेष शब्द हैं, विशेष इनको इसलिए कहा गया है कि ऐसे शब्द क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन शब्दों का मतलब क्या है। धर्मा धर्म, पापा पाप, लाभा लाभ, तो इनको ये हमारे क्या हैं, ये हमारे जो है द्वंद्व समास हैं। क्यों? क्योंकि जब हम धर्मा धर्म को हम अलग करेंगे तो क्या आएगा, धर्मा धर्म को हम अलग करेंगे तो क्या बनेगा, बनेगा धर्म और प्लस अधर्म, अधर्म। तो इसका मतलब क्या हुआ, अधर्म और धर्म, है ना, यही तो हुआ। तो क्या बनेगा, धर्म और अधर्म। अब देखिए इसमें और आया कि नहीं आया, और आया, तो इसीलिए हमारा क्या है, ये द्वंद्व समास है। सेम उसी प्रकार जैसे पापा पाप, पापा पाप, तो पापा पाप का मतलब होता है कि पाप आप है ना। तो जैसे पापा प्लस पाप, पाप नहीं सॉरी, पापा पाप है तो क्या होगा, पाप प्लस आप, पाप प्लस आप, तो क्या हो गया, पाप और आप, पाप और आप। उसी प्रकार लाभ लाभा लाभ, लाभा लाभ मतलब देखिए लाभा लाभ, लाभा लाभ, तो ये क्या बनेगा, लाभ और लाभ, लाभ और लाभ, लाभ और लाभ। तो इसमें देखिए और आया, तो ये हमारे क्या है, कुछ विशेष समास हैं, यानी कुछ विशेष शब्द है किसके, द्वंद्व समास के, जिसको हम पहचानेंगे। यानी इस प्रकार के अगर शब्द आ जाते हैं तो हमारा क्या है, द्वंद्व समास है। ठीक है, तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पदों का क्या होता है, देखिए और इसमें एक चीज है, हाँ और थोड़ी इसमें चीज छूट रही है कि द्वंद्व समास में दोनों पदों का क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया का होना बहुत ही जरूरी होता है। दोनों पदों में क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया का होना जरूरी होता है, यानी होना चाहिए। यानी दो ऐसे समास मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं कोई अनाप शनाप शब्द रख दो कि रोटी और ओटी, तो इसमें ना तो क्रिया विशेषण सर्वनाम तो कुछ है ही नहीं। क्या मतलब, कहने का मतलब ये है कि उसमें क्रिया यानी सॉरी संज्ञा सर्वनाम और क्रिया होना चाहिए। इसमें ऐसे शब्दों में द्वंद्व, तभी द्वंद्व समास बनेगा, तभी द्वंद्व समास होगा हमारा। तो आइए हम देखते हैं, चलते हैं द्विगु समास की तरफ। द्विगु समास, देखिए द्विगु समास हमारा पहला समास द्वंद्व समास हो गया। अब आप दूसरा समास देखिए, समास का कोई सीरियल नहीं होता है कि नहीं हमने लिखा था कुछ और बता कुछ और रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। समास में कोई सीरियल नहीं होता है कि इसके बाद ये समास आता है, इसके बाद ये समास आता है, इसके बाद ये समास आता है, ऐसा कुछ नहीं है। सबके समास जो 6 प्रकार के होते हैं उनके रूल्स नियम अलग अलग होते हैं। वो आप कैसे भी, चाहे पहले बहुब्रीहि समास पढ़ लो, बाद में तत्पुरुष समास पढ़ो, चाहे पहले कर्मधारय समास पढ़ लो, ठीक है। तो हम आज आपको द्विगु समास, द्विगु समास क्या है, द्विगु समास, देखिए द्विगु समास, देखिए द्विगु समास क्या होता है। इस समास में पहला द्विगु समास, देखिए ये तो अगर एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत इजी समास होता है। द्विगु समास जो होता है बहुत इजी समास होता है, क्योंकि इसकी मेन पहचान ही होती है कि ये समास जो है क्या होता है, संख्यावाची समास होता है। संख्यावाची का वह मतलब होता है कि वो कोई भी शब्द जो
संख्या प्रतीत हो, यानी संख्यावाची शब्द निकले, जैसे पंचवटी है ना, चौराहा, चारपाई है ना, और मतलब संख्यावाची, जो संख्या मतलब बोलने में संख्या भी निकलती हो और वो अपने आप में शब्द भी हो। हाँ, तो इसमें क्या है, इस समास में पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, और दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। इसमें क्या होता है, इसमें पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। ठीक, संख्यावाची पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। और दूसरा पद हमारा क्या होता है, इसमें पद की प्रधानता ऐसे हम कह सकते हैं, समझ में अच्छा आएगा कि ये पद है, इसके दो भाग हैं। पद है यानी क्या है, पहला पद क्या है, संख्यावाची। क्या है, पहला पद संख्यावाची, पहला पद संख्यावाची ये, और दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद जो है प्रधान होता है, यानी दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद प्रधान होता है। हमने पहले आपको बताया है कि वो पद जो संख्या यानी संख्या सूचक शब्द होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, द्विगु समास होते हैं। इसमें पहला पद संख्यावाची, जैसे क्या है हमारा, हमने आपको भी बताया था पंचवटी। ठीक, पंचवटी, चौराहा, दोपहर, और क्या हो जाता है, दुपट्टा, नवग्रह, नवरात्रि, और क्या हो सकता है, नवरात्रि, नवग्रह, पंचवटी, चौराहा है ना, और दशानन, त्रिलोचन है ना, दशानन, त्रिलोचन, और बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे क्या है, द्विगु समास में है। से पंचवटी, चौराहा, दोपहर, तो इसमें देखिए संख्या सूचक शब्द है कि नहीं है, पंचवटी यानी 5 इसमें निकला, चौराहा यानी क्या होता है, चौराहा गलत यहां पर लिख गया है, चौरोहा हो गया, थोड़ा लिखने में कभी कभी, चौराहा, इसमें चौराहा यानी 4, इसमें 2, दोपट्टा, दोपहर, दुपट्टा यानी 9 संख्या निकली, इसमें 9 निकली, इसमें 10 निकला है ना, 10 से इसमें त्रिलोचन, यानी क्या होता है, संख्या सूचक जो होते हैं, यानी जो संख्या, पहला पद क्या है, देखिए पहला पद हमारा क्या है, संख्या सूचक है, दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। यानी पंचवटी यानी पहला संख्या सूचक निकला और दूसरा शब्द जब निकला तो वो क्या बना, पूरा शब्द बन गया, जैसे पंचवटी। तो इसमें क्या होता है, पहला पद संख्या सूचक और दूसरा प्रधान होता है, वो हमारा क्या होता है, द्विगु समास होता है। मतलब एक प्रकार से इसको द्विगु समास को समझने इसमें बहुत ही इजी होता है कि समझ जाइए कि संख्या सूचक शब्द जो हो वो हमारा है द्विगु समास है। कोई भी संख्या सूचक को समझ जाइए कि द्विगु समास है। तो इसमें क्या होता है, और देखिए आगे हम आप पढ़ेंगे, जैसे अभी इसमें पूछा जाए शताब्दी, द्विगु समास में कहा जाए शताब्दी, तो शताब्दी हमारा क्या है,
शताब्दी एक प्रकार से द्विगु समास है। क्यों? क्योंकि शताब्दी यानी 100 वर्षों का जो है एक समूह शताब्दी कहलाता है, तो उसमें भी तो संख्या सूचक है। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक प्रकार से गिनती में आते हैं, जैसे 61 है ना, 61 या 21, वो हमारे क्या होते हैं, एक प्रकार से द्विगु समास होते हैं। कुछ आप देखिए आगे हम पढ़ेंगे, इसके बाद द्विगु समास के बाद हमारा तीसरा समास क्या है, बहुब्रीहि समास। आइए देखते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास हमारा तीसरा समास क्या है, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। देखिए हमने आपको दो प्रकार के समास बता चुके, एक तो हम आपको बताए हैं द्वंद्व समास, और दूसरा हमने क्या बताया, द्विगु समास। अब तीसरा हमारा क्या है, बहुब्रीहि समास। देखिए बहुब्रीहि समास में इसमें क्या होते हैं, दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं, है ना। दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं। हमने इसके पहले द्विगु समास में क्या बताया था कि पहला पद क्या होता है, संख्या सूचक होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। पहले आपको द्वंद्व समास में हमने क्या बताया, द्वंद्व समास में बताया कि दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद, ठीक है। द्विगु समास में एक पद संख्या सूचक होता है और दूसरा पद आपका प्रधान होता है। लेकिन तीसरा जो आपका बहुब्रीहि समास है, इसमें क्या होता है, इसमें दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं। क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं इसमें। और ये भी क्या होते हैं, ये किसी शब्द का पहला संख्या सूचक विशेषता हो परंतु दोनों पद मिलकर कोई तीसरा अर्थ, इसमें भी क्या होता है, लेकिन हाँ इसमें थोड़ा ये कंफ्यूजन है, इस समास में क्या है, एक कंफ्यूजन है, क्योंकि ये समास और जो द्विगु समास होता है ये आपस में इनके उदाहरण जो होते हैं मिलते जुलते हैं। क्यों मिलते जुलते हैं, क्योंकि ये जो बहुब्रीहि समास होते हैं इनका भी जो पहला पद होता है वो संख्या सूचक होता है, संख्या सूचक होता है, और दूसरा पद मान के चलिए लेकिन हाँ पहला शब्द सूचक संख्या सूचक होता है, लेकिन ये अपने अर्थ को किसी दूसरे अर्थ को प्रेरित करते हैं, यानी तीसरे अर्थ को बताते हैं, है ना। संख्या सूचक होता है, लेकिन देखिए जैसे कि बताया गया है दशानन, जैसे कहा गया दशानन, तो दशानन इसमें बताया गया, तो दशानन का मतलब क्या होता है, 10, दशानन यानी 10 सिर वाला अर्थात रावण। तो किसको संकेत किया गया, इसको तीसरे को संकेत किया गया। दशानन संख्या सूचक तो है, लेकिन ये क्या है, किसके बारे में बताया गया है, रावण के बारे में बताया गया है। द्विगु समास में क्या था, संख्या सूचक तो था, लेकिन वो क्या था, अपने आप में एक शब्द था, वो अपने आप में एक शब्द था। ये क्या है, ये संख्या सूचक तो होते हैं, लेकिन ये किसी तीसरे का अर्थ निकालते हैं, यानी किसी तीसरे पद का अर्थ निकालते हैं। तो ये क्या होते हैं, बहुब्रीहि समास होते हैं। बहुब्रीहि समास को समझने से पहले क्या लिखें, किसी शब्द का पहला पद संख्या सूचक है, संख्या सूचक विशेष है, परंतु दो पद मिलकर कोई तीसरा पद देते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं कि इसका पहला पद संख्या सूचक होता है, किंतु दो पद मिलकर के क्या होते हैं, संख्या सूचक होते हैं। देखिए इसमें क्या है, पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, संख्यावाची होता है। क्या होता है, संख्यावाची होता है। इसमें पहला पद क्या है, संख्यावाची होता है। विशेषण होता है, संख्यावाची विशेषण होता है, संख्यावाची होता है, संख्यावाची विशेषण होता है। इसमें क्या होता है, संख्यावाची विशेषण होता है।
इसमें क्या होता है, पहला पद जो होता है बहुब्रीहि समास में, पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है, यानी विशेष होता है। ठीक है, परंतु क्या होता है, परंतु क्या होता है, परंतु दो पद मिलकर, परंतु दो पद मिलकर क्या करते हैं, मिलकर जो क्या करते हैं, कोई तीसरे शब्द, कोई तीसरे, यानी कोई तीसरे का अर्थ, कोई तीसरे का अर्थ देते हैं, क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। यह बहुब्रीहि समास की डिफिनीशन है। एक बार इसको हम जैसे, उदाहरण में हम पहले लिख देते हैं, उसके बाद समझा देते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे दशानन, जैसे क्या है, दशानन, है ना। तो कहने का मतलब है पहला पद संख्यावाची विशेष होता है, परंतु दो पद मिलकर कोई तीसरे का अर्थ देता है। तो तीसरे का अर्थ देने का मतलब यही, जैसे दशानन हुआ, है ना। दशानन का मतलब होता है 10 सिर वाला, दशानन अर्थात क्या होता है, 10 सिर वाला, है ना, 10 सिर वाला। 10 सिर वाला अर्थात क्या होता है, 10 सिर वाला अर्थात किसको संकेत करता है, रावण को, है ना, अर्थात किसको संकेत करता है, रावण को। तो बहुब्रीहि समास में हम यही देखेंगे कि संख्या सूचक होते हैं, परंतु ये तीसरे के अर्थ को इंडिकेट करते हैं या तीसरे अर्थ को बताते हैं। जैसे यहां पर आ जाए चतुरानन, जैसे क्या होता है, दशानन, है ना, और चतुरानन, चतुरानन और क्या होता है, चतुरानन, दशानन, चतुरानन और त्रिलोचन, है ना। चतुरानन किसको बताया गया है, चतुरानन, चतुरानन या कह सकते हैं त्रिभुज, चतुर्भुज, 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 चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, 4 भुजाओं वाले, अर्थात 4 भुजाएं किसकी होती हैं, हम अर्थात भगवान विष्णु जी, है ना, 4 भुजाओं वाले अर्थात भगवान विष्णु जी। और क्या होता है, एक होता है पंचानन और त्रिलोचन, त्रिलोचन अर्थात अगर एक बात आ जाए, त्रिलोचन, त्रिलोचन, त्रिलोचन अर्थात 3 आंख वाले, कौन, शिव जी, त्रिलोचन अर्थात 3 आंख वाले शिव जी। पंचाली, पंचाली किसको कहा गया है, द्रौपदी को, यानी पंचाली द्रौपदी को। ठीक है, तो कहने का मतलब संख्या सूचक तो होते हैं, यानी संख्यावाची तो होते हैं, किंतु ये तीसरों को, इनका अर्थ किसी तीसरे के बारे में निकलता है या तीसरा अर्थ निकलता है कोई, तो ये हमारे क्या होते हैं, बहुब्रीहि समास होते हैं। अब बड़ा कंफ्यूजन होता है तिगु और बहुब्रीहि समास में। काफी लोगों ने बताया कि सर जो है, कुछ स्टूडेंट हमारे यहाँ आते थे, वो बताए सर हम बिल्कुल इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हमारा द्विगु समास में भी संख्या सूचक होता है, संख्यावाची होता है, और बहुब्रीहि समास में भी संख्यावाची होता है। तो दोनों के एग्जाम्पल एक जैसे आते हैं, तो उसमें हम समझ नहीं पाते हैं कि द्विगु समास में लगाएं या बहुब्रीहि समास में लगाएं। तो इसके बारे में आप लोगों को हम एक चीज बता दें कि जैसे कि अगर कोई ऑप्शन में अगर पूछता है कि दशानन, दशानन कौन सा समास है, दशानन कौन सा समास है, तो अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि होता है, अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि होता है तो आप बहुब्रीहि पे टिक करेंगे। ठीक है, अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि नहीं है तो अगर द्विगु समास, लेकिन बहुब्रीहि है, द्विगु समास भी है, तो आप सबसे पहले बहुब्रीहि समास पे टिक करेंगे, द्विगु समास पे नहीं करेंगे।
गलत हो सकता है। अगर बहुब्रीहि समास ऑप्शन में नहीं है तो आप द्विगु समास को टिक कर सकते हैं, ठीक है। और इनकी देखिए बहुब्रीहि समास की खास पहचान यही होती है कि ये जितने इनके उदाहरण होते हैं या अर्थ एग्जाम्पल होते हैं वह एक प्रकार से पर्यायवाची में होते हैं। ये आप एक पहचान है, समझ लीजिए कि ये पर्यायवाची में होते हैं। जैसे पर्यायवाची में ही हैं, जैसे चतुर्भुज, त्रिलोचन और पंचाली, पचानन, दशानन, त्रिलोचन, है ना, चतुरा, पीताम्बर, नीलांबर, नीलकंठ, लंबोदर, दशानन, है ना, और चतुरानन। तो ये सब क्या है, ये सब मान के चलिए ये एक प्रकार से पर्यायवाची में ही तो है। तो ये पर्यायवाची में भी है और एक किसी तीसरे का अर्थ भी निकालते हैं। जैसे कि पीताम्बर, पीताम्बर एक हमारा क्या है, पीताम्बर अर्थात भगवान श्री कृष्ण, पीला वस्त्र धारण करने वाले अर्थात भगवान श्री कृष्ण। और क्या है, नीलकंठ, जिनका कंठ हो नीला, यानी नीलकंठ जिनका कंठ हो नीला, किसके उदाहरण है, बहुब्रीहि समास का। नीलकंठ जिसका कंठ नीला हो अर्थात किसको संकेत किया गया है, नीलाकंठ। किसका हुआ था, भगवान शिव का बता रहे हैं, विष का प्याला पी लिए थे जिनकी वजह से उनका कंठ क्या हो गया था, नीला हो गया था। तो क्या होते हैं, भगवान शिव। और जैसे लंबोदर, लंबोदर जिनका पेट है लंबा, है ना, लंबोदर जिनका पेट है लंबा अर्थात गणेश जी, किसका उदाहरण है, बहुब्रीहि समास का, है ना। और क्या, दशानन तो हमने बताया ही रावण होता है। और चतुरानन, चतुरानन जैसे चतुरानन, चतुरानन हमने अभी बताया था, तो किसको कहते हैं, ब्रह्मा जी को कहते हैं चतुरानन, जिनके चार नयन, अरे चार मुख हो, जिन चार मुख वाले क्या होते हैं, ब्रह्मा जी। और चक्रपाणी, चक्रपाणी, चक्रपाणी अर्थात चक्र को धारण करने वाले, अर्थात क्या हो सकता है, क्या हो सकते हैं, भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण भी हो सकते हैं, दोनों लोगों के पास चक्र है। तो चक्रपाणी अर्थात चक्र को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण। और क्या हो सकता है, चंद्रमौली, चंद्रमौली मतलब चांद को धारण करने वाले, चंद्रमौली चांद को धारण करने वाले अर्थात शिव जी, जिनके सर के ऊपर चांद हो क्या, अर्थात शिव जी। तो कहने का मतलब बहुब्रीहि समास में ये तीसरे को संकेत करते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि द्विगु और बहुब्रीहि समास में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल समझ लीजिए। हमने आपको अच्छे से विस्तृत जानकारी दे दी है इसी के बारे में कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इसके हमने कई उदाहरण बता दिए हैं, हमें आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। क्योंकि कुछ ऐसे भी जैसे संख्या होती है वो भी बहुब्रीहि समास में आती हैं, जैसे 31, 31, 31, 1 और 30, 1 और 30 मिलाकर क्या होता है, 31। यह भी किस में है, बहुब्रीहि समास में। जैसे 31, 31 तो इसमें क्या है, 1 और 30, तो ये हमारा बहुब्रीहि समास है। वैसे इसमें अगर सोचेंगे तो कहेंगे यार इसमें और लगा है तो ये हमारा द्वंद्व समास होगा। नहीं, द्वंद्व समास नहीं है, क्योंकि 1 और 30 है, क्योंकि इसमें दोनों पद क्या हैं, प्रधान नहीं है, इसीलिए हमारा क्या है, द्वंद्व समास नहीं हो सकता है। और पर ये मत जाइए कि इसमें और लगा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि द्वंद्व समास हो जाएगा। नहीं, ये बहुब्रीहि समास है। इसमें बहुब्रीहि समास में कुछ संख्या होती है, 31 है और आपका 51 है और आपका 21 है और आपका 61 है। ये हमारे किस में आएंगे, बहुब्रीहि समास में। काफ़ी कुछ कंपटीशन में जो है कई बार ये पूछा गया और इसमें लोग कंफ्यूज भी हो गए हैं। काफ़ी कंपटीशन में ये पूछा गया है, ये संख्या 31, 51, 21, 61 ये कौन से समास हैं, तो लोगों ने किसमें लगाया, द्विगु समास में, क्योंकि वो समझे किसमें कि संख्या सूचक है, कि वो समझे क्या है कि संख्या है, संख्या सूचक है। इसीलिए ये संख्या सूचक नहीं है, ये संख्या सूचक तो लगता है संख्या सूचक है, लेकिन ये बहुब्रीहि समास है, ये बहुब्रीहि समास है। तो आप देखिए अभी तक आप लोगों को 3 समास के बारे में आप लोगों को हमने अच्छे से बताया, आशा है आप लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा, ठीक है। तो आगे देखिए,
आगे हमारा जैसे आगे अगला हमारा समास क्या है, कर्मधारय समास। अगला हमारा जो है कर्मधारय समास है। तो अभी यहाँ तक हमारा जो है क्लास यहीं तक हम अपनी समाप्त करते हैं, और अगली क्लास पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे बाकी जो 3 समास बचे हुए हैं, जैसे कर्मधारय समास और अव्ययी समास और तत्पुरुष समास। क्योंकि ये जो समास हैं इनको काफ़ी विस्तार रूप से इसमें बताना पड़ेगा। इसके लिए जो है आप लोगों को अगले पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे कर्मधारय के समास में। अगर आप लोगों को क्लास हम पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक, जय हिंद, धन्यवाद।